ठीक। सो फर्स्ट थिंग हम लोग ये करेंगे कि वी कम इनटू फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, एंड वी ट्राई टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। बाय न्यू प्रोजेक्ट मीन्स के वी आर टेलिंग माया कि यार मेरी अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ, और वो तमाम डेटा मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होगा। तो उसमें मेरे कैरेक्टर्स, फाइल्स, लोकेशंस, टेक्सचर्स सारे हम लोग इसमें रखेंगे। एक एडवाइस हम लोग ये देते हैं कि भाई बिकॉज आपका प्रोजेक्ट है तो डू नॉट कीप इट इन सी ड्राइव। सी ड्राइव अमूमन करप्ट आती है, विंडोज खराब रहता है, कभी पता नहीं चलता। तो अगर आपने सी ड्राइव में रखा तो डेटा जाने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट जो आपको प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वो सी ड्राइव डॉक्यूमेंट्स माया के अंदर प्रोजेक्ट की विंडो के अंदर डेटा पड़ा होता है, तो वो सी ड्राइव के अंदर नहीं रखें। डी या एफ ड्राइव बनी हुई है कोई एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे रखें, और ताकि आपको फिर इजी अप्रोच में हो। सो वी स्पेसिफाई लोकेशन। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, न्यू करके नया नाम लोकेशन आप सेट कर दें, एंड देन यू वुड सी दिस कि ये कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी डिफॉल्ट में बने हुए, तो हमें सिर्फ एक्चुअली नाम और लोकेशन देना है, बाकी ये फोल्डर्स मौजूद हैं। इन फोल्डर्स का काम ये है कि जितने भी हमारी माया की सीन फाइल्स होंगी वो सीन फोल्डर के अंदर, टेम्पलेट्स, इमेजेस, सोर्स इमेजेस, रेंडर डेटा, एक्स्ट्रा मूवीज, क्लिप्स, मीन्स वो हर चीज़ को एक फोल्डर्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। तो प्रोजेक्ट का मतलब माया एक फोल्डर्स बनाएगा, सारी हायरार्की उसके अंदर आ जाएगी। मैं नया नहीं बना रहा, मैं उसी प्रोजेक्ट को अपना प्रीवियस यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको आप प्रोजेक्ट सेट प्रोजेक्ट में जाके वो पद चूज़ कर दो कि भाई मेरा ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं इसी के अंदर ही काम करना चाह रहा हूँ, लेट दैट बी माई प्रोजेक्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि सी में ना रखो। वो सी में अमूमन हमारा ये होता है कि आपकी जब भी विंडोज अगर करप्ट होती है तो सबसे पहले सी ड्राइव को हमें फॉर्मेट करना पड़ जाता है। तो डी में रखें, डी में रखो, ई में रखो, एफ में रखो। वही तो कह रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि अगर सी फॉर्मेट भी करनी पड़ी, डेटा मेरा डी में पड़ा होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता। अक्सर प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्यूटर में पता नहीं चलता, विंडोज कभी भी क्रैश हो सकती है, तो उसमें फिर इट बिकम्स ईजी थिंग क्या चलो सी या डी में पड़ा है, सी में नहीं डी या ई एफ में पड़ा है तो डेटा हमारा करप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात ये। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फाइल न्यू सीन के अंदर। तो मैंने न्यू सीन अपना विजिबल कर दिया। सॉरी, अब इसमें आके सबसे पहले मुझे क्या करना है कि कैरेक्टर्स इंपोर्ट करने थे। इफ आई गोइंग टू ओपन, तो मैंने एक उसी फोल्डर, जैसे मैंने ओपन किया तो उसने मुझे उसी मैजिक स्टूडियो अपना रहा बैच 2 सीन्स के अंदर लेकर आ गया। ठीक है, हमारे फोल्डर के अंदर ही सीन्स के अंदर ओपन करेगा। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया कैरेक्टर्स के नाम से। जितने मेरे कैरेक्टर्स हैं मैं ओरिजिनल इसमें रख दूंगा। ठीक, ओरिजिनल कैरेक्टर जो मैंने पूरा रिग करके कंप्लीट किया मैंने इसमें रख दिया। उसके बाद इस कैरेक्टर को भी मुझे यूज करना हमारे सीन के अंदर, तो मैंने फिलहाल न्यू सीन किया, और मुझे जो सीन था हमारा स्पेसिफिकली वो हमारा है हॉस्पिटल वाला। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल क्रिएट अ वेरी क्विक बेड। ठीक, और ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेड आ गया, कंट्रोल डी, इसको उठाया मैंने और इसको भी हमने एक पिलो में कन्वर्ट कर दिया फॉर नाउ। एंड देन अगेन बेसिकली दिस मीन्स कि मैं लोकेशन जो है वो बाद में फिर एडजस्ट करूंगा। इसको आके मैंने और कुछ नहीं तो मैश से जाके मैश स्मूथ एक दफ़ा लगा दी ताकि ये पिलो हमारे पास थोड़ा स्मूथ फॉर्म में आ गया। ठीक है, एंड इसको हमने यहाँ पे रखा, दिस बिकम्स पिलो। इसी तरह से फिर क्रिएट पॉलीगॉन और व्हाट वी कॉल क्यूब। एंड इसकी जो साइज थी वो मैं विड्थ दे देंगे फॉर एग्जांपल 10, हाइट विड्थ 10। ठीक है, और इसको हमने ऊपर करा दिया। फिर इसी को ही कंट्रोल डी सामने ले आए और इसको मैंने प्लस करा दिया कुछ यूं। अनैन वालेकुम सलाम, कंट्रोल डी, अल्लाह अकबर, 90। ठीक है, तो हमारे पास ये दो साइन आ गए, दोनों को राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, और फॉर नाउ माया का इसको मटेरियल हमने दे दिया लैम्बर्ट, एंड कलर इसका हमने कर दिया रेड। दीवार सेलेक्ट की, असाइन न्यू मटेरियल, माया का इसको लैम्बर्ट, और कलर इसको हमने वाइट ही रहने दिया। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये प्लस हॉस्पिटल का सीन बन गया, ये बेड बन गया, वगैरह वगैरह। एंड देन ऑब्वियसली ये मेरी एक लोकेशन बेसिक बन गई। इसको रूम मुझे बनाना है तो रूम के लिए भी इफ आई वांट आई कैन गो इनटू क्रिएट। फॉर एग्जांपल इसी दीवार को कंट्रोल डी किया, मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा हमने पीछे कर दिया। एंड बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस कैरेक्टर मेरा कैमरा जो है वो यूं ही फेसिंग में ही है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इसी को ही कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट करके हम नीचे ले आए, एंड देन मैंने इसको 90 करके इस दीवार को उठा के मैक्सिमम ज़मीन बना दी ताकि जस्ट इन केस मेरे पास अगर
सीन बने तो मुझे एटलीस्ट ज़मीन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। इसको भी हमने जूम आउट कर दिया, ये हमारे पास बेड भी बन गया, मैट्रिक्स बन गया एंड ज़मीन भी आ गई, परफेक्ट हो गई, ठीक है। टेक्सचर देना है इसको, मीन फॉर एग्जांपल आई कैन सेलेक्ट दिस, असाइन न्यू मटेरियल, माया में चले गए, लैम्बर्ट दे दिया इसको भी, और इनफैक्ट लैम्बर्ट से अगर हम ब्लेंड कर दें और कलर में जाके इंस्टेड ऑफ माया 2D टेक्सचर्स कहाँ गए, ठीक है, चेकआउट दे देते हैं इसको, प्लेस 2D टेक्सचर नोड, इसको हमने कर दिया 10/10, ठीक है। तो हमारे पास ये हम एक हॉस्पिटल का रूम आ गया। इफ़ यू वांट वॉल को कुछ और भी हम दे सकते हैं, असाइन न्यू मटेरियल फॉर नाउ माया, और ये पूरा हो गया हमारे पास। इसको हमने उठा के थोड़ा सा येलो दे दिया, चलो ठीक है। चलो सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रूम बन गया, और लास्ट इसमें जो एक चीज़ मेरे जो चाहिए होगी वो होगी पॉलीगॉन, ठीक है। एक हमने इसको चेयर बना के दे दी, जो चचा जान थे हमारे वो यहाँ बैठे हुए होंगे। एक्चुअली जब इसको हमने टेक्सचर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 4:4 होता है, तो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स, तो उसको हमने कलर जब दिया था तो वो इतना ज़्यादा वो बड़े बड़े ब्लॉक्स नजर आएंगे, तो फिर मैंने उसके चेकर के पैटर्न के सामने प्लेस 2D टेक्सचर नोड है इसमें गए, यहाँ पे जाके रिपीट यूवी को बढ़ा दिया, वरना 4/4 से वो छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आएंगे। तो वो बेसिकली उसी टेक्सचर को 10 टाइम्स रिपीट करेगा। अभी 4 टाइम हो रहा है तो 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जब आप 10 करोगे तो अब आपके पास 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा पैटर्न वाजे हो जाएगा। मे बी यू कैन इंक्रीज दिस टू इवन फर्दर नंबर डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपके कितने बड़े हैं। तो वो फ्लोरिंग मेरे पास उस हिसाब से आ गई, ठीक है। चलें, इसको हमने कलर दिया, तो ये कलर किधर गया, चलो वॉट एवर द केस, ठीक। मैंने लोकेशन बनाई थी, इसको मैंने एक और नया फोल्डर बनाया, मैंने इसका लोकेशन दे दिया, फोल्डर का नाम, फाइल सेव कर दो इस फोल्डर के अंदर, और मैंने नाम दे दिया हॉस्पिटल रूम, ठीक। तो अभी हमारे पास इफ आई गो इनटू ओपन, एक फोल्डर मैंने बनाया जिसके नाम था कैरेक्टर्स, मैंने कैरेक्टर्स उसमें रख दिए। एक फोल्डर मैंने बनाया लोकेशन इसमें रख दी। इसी तरह से हम एक फोल्डर बना सकते हैं प्रॉप्स का, उसमें सारे एक्स्ट्रा प्रॉप्स रख दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पंखा बनाया हुआ है, तो मुझे इसमें फैन दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल चेयर मेरे पास है, तो अब हमने अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम अराउंड, तो हम लोग एक फोल्डर्स बना के उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि यार इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं छोटी मोटी ना, तो फिर कल के लिए हमारे इस्तेमाल करने में आसान हो जाता है। इन दिस केस फिलहाल हमने ये चीज़ें बनाई, बंद की, मेरे पास ये चीज़ें आएंगी। ऑब्वियसली डेकोरेशन रूम कंप्लीट मॉडल करना वो बात का काम है, पर अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। अब फिर मैं न्यू सीन पे चलेंगे, ठीक है। इसको सेव करा दिया, मेरा हॉस्पिटल का सीन भी ओके, कैरेक्टर भी ओके। नाउ आई हैव टू ब्रिंग दिस कैरेक्टर सीन। व्हाट आई डिड, आई क्रिएट अ न्यू सीन, गो इनटू फाइल एंड गो इनटू क्रिएट रेफरेंस, ठीक। ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, रीसेट इसीलिए ताकि अगर कोई चीज़, क्योंकि हम चेंज कर देते हैं समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन दैट, वो उसमें आ जाता है। फाइल टाइप ओके, बेस्ट ओके, डिस्प्ले शेयर्ड नोड्स, ठीक। ये सब चीज़ें फिलहाल डिफॉल्ट पे रहने दो एंड क्लिक ऑन द रेफरेंस। एज सून एज यू क्लिक ऑन द रेफरेंस, एक सीन विंडो ओपन हो जाएगी और इस पर लिखा होगा रेफरेंस। इसमें आप सबसे पहले आके मैंने हॉस्पिटल रूम सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन द रेफरेंस, तो हॉस्पिटल रूम आ गया, ठीक। एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। इसका इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली हमने एक रूम बनाया, उसको इंपोर्ट करा दिया हमारे दूसरी फाइल के अंदर, ठीक। और इसको हमने वर्ड इंपोर्ट यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया रेफरेंस का। रेफरेंस का मतलब ये कि ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, उसका एक इंस्टेंस लिया हुआ है, ठीक। इंस्टेंस से मकसद ये कि मैं इस वक्त इस फाइल को ज्यादा, इस सीन को मॉडिफाई ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यूं समझो कि जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो हो सकता है कि एक ही रूम में मेरे 6-7 सीन्स हो, और फिर ऑब्वियसली जब हम सीन्स पे काम कर रहे हैं या पूरी टीम काम कर रही है, तो उस एक सीन पर सिर्फ मैं ही नहीं, 3-4 एनिमेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। एवरी एनिमेटर का अपना अपना रोल है, वो एक सीन एक एनिमेट कर रहा है, दूसरा सीन दूसरा एनिमेट कर रहा है, तीसरा सीन तीसरा एनिमेट कर रहा है, पर लोकेशन एक ही है, उसी के अंदर डिफरेंट बने हुए हैं। तो अब एक लोकेशन को जब हम मॉडल कर देते हैं तो
वो मॉडल तो हो गई, पर हो सकता है आगे चल के मुझे इसमें चेंजेस करनी पड़े। जैसे अभी मैंने बहुत सिंपल बनाया, मैं कहूँ फिलहाल मुझे एनिमेशन का टेस्ट करनी है, जब फाइनल पे जाऊंगा तब मैं इसमें एडिटिंग करूंगा। ठीक है, अगर हमने इसको 5 एनिमेटर्स एनिमेट कर रहे हैं और हर किसी ने ऑब्वियसली एनिमेशन करने के लिए हर किसी को अपनी फाइल अलग अलग चाहिए, अब जब बाद में हमने रूम को एडिट करना पड़ा, रूम चेंज करना पड़ा, तो इसका मतलब अब मुझे 5 फाइल्स के अंदर जाके एनिमेशन में फाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल फाइल ही चेंज कर दी। ठीक है, उसके बरक्स फिर हम क्या करते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेफरेंसिंग का। रेफरेंसिंग हमें क्या करता है कि इट अलाउज अस टू वर्क इन अ हायरार्की इन सच अ मैनर। किधर गया भाई, एक इसमें था, ये तो चार्ट्स आ गए। मैं क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पे क्यों आया? रेफरेंस में क्या होगा कि अगर हम एक जगह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 लोकेशन में भी चेंज होगा रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आ जाता है, यस सॉरी, इसी तरह से होता है, मेरे पास आ गया मेरा रूम। ठीक, पर ये रूम जो था वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल रूम आ गया। जब हम रेफरेंस करते हैं तो बेसिकली इस रूम का इंस्टेंस लेते हैं। ठीक है, मींस मैंने कह दिया रूम रेफ 1। ठीक है, इसी का ही फिर हम यहाँ पे भी आ जाएंगे, इसको हमने कह दिया रूम रेफरेंस 2, इसको हमने कह दिया रूम रेफरेंस 3, इसको हमने कह दिया रूम रेफरेंस 4। ठीक है, व्हाट दिस मींस कि ओरिजिनल रूम एक ही है, उसके ये रेफरेंसेस लिए हुए। मैंने कहा अच्छी बात, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक ही सीन है, एक ही रूम है, एक ही मॉडल है, मैंने मॉडल एक किया, उस एक मॉडल के मैंने सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, 4 सीन्स बनने एक ही रूम के अंदर, और हमने अपनी टीम में चारों को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि यार एक सीन को तुमने एनिमेट करना है, दूसरे को तुमने करना है, तीसरे को तुमने करना है, चौथे को तुमने करना है। हम चारों ने एनिमेशन कर दी, और हो सकता है एक सीन में बहुत सारे शॉट्स हों, बहुत सारी फाइल्स बने। मेरी प्रैक्टिस होती है कि मैं अगर 1000 फ्रेम तक एनिमेशन कर रहा हूं तो 1000 फ्रेम्स एक ही फाइल में नहीं रखता, पहले 400 फ्रेम्स तक एनिमेशन कर दी, उसको सेव एज करके फिर आगे 400 से 400 की, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो गई, कहीं एनिमेशन खराब हो गई, क्योंकि एनिमेशन टाइम बाउंड होती है, और टाइम का मतलब है कि पूरी टाइमलाइन आपकी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एनिमेट करते चलेगा और फाइल करप्ट हुई तो पीछे की एनिमेशन भी उस पर इफेक्ट डाल देती है, क्योंकि उसका कर्व जो है वो कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, एनिमेशन मैं भी थोड़ा बताऊं, एनिमेशन का कर्व कंटिन्यूअस एक कर्व बन रहा होता है। तो अगर आप 1000 फ्रेम्स का बना रहे हो एक ही कैरेक्टर को एनिमेट, तो 1000 फ्रेम्स तक उसका कर्व कंटिन्यूअस बन रहा होगा। अगर आगे चले कहीं गड़बड़ कर दी तो हो सकता है शुरू की एनिमेशन भी तबाह हो जाए, तो फिर हम एक बैकअप के सूरत में सेव एज कर लेते हैं, सेव एज फाइल 1, सेव एज फाइल 2, सेव एज फाइल 3 कि यार 400 फ्रेम तक यहाँ एनिमेशन परफेक्ट हो गई, ओके हो गई, मुझे पता बड़ी अच्छी हुई, मैंने एडिटिंग कर दी, मैं सेव एज करके रख लूंगा। आगे हो सकता है उसी में कंटिन्यू करूं, लेकिन फिर भी मेरे पास बैकअप पड़ा रहे। तो इस तरह कभी कभी एक ही सीन के अंदर हम 6-7 फाइल्स बना लेते हैं, तो क्योंकि हो सकता है एक सीन मेरा 5000 फ्रेम्स का हो, तो फिर पागलपन होगा कि 5000 फ्रेम्स आप एक ही फाइल के अंदर रखो। वही फाइल हमें पता है माया क्रैश भी हो जाता है, माया की फाइल्स करप्ट भी हो जाती है। ठीक, तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। उसमें फिर क्या होता है कि पता चला 5000 फ्रेम्स आप एनिमेट किया, 3 मिनट की वीडियो पूरी बनाई, फाइल करप्ट हो गई। तो इस वजह से वी हैव टू कीप बैकअप्स। तो एक ही सीन की कभी कभी हम 15 से 25 बैकअप्स भी बन जाते हैं। ठीक, अब आपने 25 बैकअप्स बनाए जिसमें रूम इस्तेमाल हो रहा है, एंड में पता चला यार रूम तो आपने बेकार बना है, इसमें तो फलाना ऑब्जेक्ट भी आना है, दीवार का कलर ये होना है, क्योंकि प्रोडक्शन आर्टिस्ट आप बना रहे हो, पर एक्चुअल जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन आर्टिस्ट है, जो मेन टीम का बंदा लीड है, वो कह रहा नहीं यार रूम का टेक्सचर, दीवार का जो ना ये चेकर्ड क्या दे दिया, अस्पतालों में क्या चेकर्ड होता है, ऐसा करो ये वाला मार्बल टेक्सचर दे दो। नाउ दैट बेसिकली मीन्स कि इफ यू हैव 25 फाइल्स, आपको हर फाइल में जाके वो टेक्सचर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह जब मूवीज बनती है ना, तो मूवीज 1.5 घंटे की, उसमें 2-2 हजार लोग काम करते हैं। श्रेक मूवी के अंदर 2000 लोगों ने काम किया था, उसकी जो टीम बनी थी एक मूवी के अंदर, 2000 पीपल वर्क ऑन वन मूवी, इतनी बड़ी टीम। उसमें ऑब्वियसली हर किसी का कैरेक्टर अपना अपना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एनिमेशन सिर्फ लाइटिंग के लिए 200 बंदों की टीम थी, कोई 300 से 400 एनिमेटर्स थे। दैट बेसिकली मीन्स कि 400 लोगों ने मुख्तलिफ फाइल्स को शेयर करके एनिमेट किया। अब वो एंड टाइम में पता चला यार टेक्सचर चेंज करना मीन्स आप कितनी फाइलें चेंज करते फिरोगे। तो रेफरेंस क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि आपके पास एक ओरिजिनल फाइल है, उसको आपने बना दिया, फिर जब आप उसको एनिमेशन में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको एज ए रेफरेंस करके यूज करो, ताकि कल को आपको चेंज करना पड़े तो आप सिर्फ एक फाइल में जाके चेंज करो जो ओरिजिनल है, उसको कुछ नहीं करना, उसमें एनिमेशन कुछ नहीं, वो एज इट इज पड़ी है। उस ओरिजिनल में जब आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली फाइल्स अपडेट्स हो जाएंगी। तो इस तरह फिर एनिमेशन में ये होता है कि जब एनिमेशन मुझे स्टार्ट करनी है, ठीक, अब हम या तो वेट करते रहे भाई पहले मॉडलिंग सीखें, पहले माया सीखें, फिर मॉडलिंग करें, रूम बनाएं, टेक्सचर करें, लाइट करें, कैमरा करें, उसके बाद एनिमेशन करें,
तो ये तो 8 महीने तक आर्टिस्ट बेचारा वेला बैठा होगा यार, और की करिए, जब तक मॉडल नहीं आएगा मैं एनिमेट कैसे करूंगा। फिर ऐसा नहीं होता, वहां मॉडल वाले को बोलते तुम्हारा टास्क शुरू, ये फाइल नेम है, इस फाइल को रखना है, ठीक। एनिमेटर को बोला जाता है यार ये डमी फाइल बना दी, जैसे अभी हमने यहाँ पे की ना, ये डमी फाइल है, तुमने इसी फाइल पे एनिमेशन शुरू कर दो। जैसे ही मेरे पास ओरिजिनल फाइल आएगा मैं रेफरेंस को अपडेट कर दूंगा, फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक। लाइटिंग आर्टिस्ट को कहा कि यार तुम्हारे पास ये फाइल पड़ी है, एनिमेटर को अलग दी, लाइटिंग आर्टिस्ट को अलग दी, टेक्सचर आर्टिस्ट को अलग दी, मॉडलर अलग बैठा है, मॉडलर यहाँ पे मॉडल कर रहा है, अलग से एक बंदा एनिमेशन इसमें शुरू हो गई, एक उस पर लाइटिंग कर रहा है, एक उसकी जो है कैमरा वर्क कर रहा है, हो सकता है 10-10 एनिमेटर्स बैठे हैं, फाइल अभी सिर्फ डमी पड़ी है। जो ही मॉडलर उसकी फाइल को अपडेट करता जाएगा, काम करके मॉडल बनाता जाएगा, एनिमेटर को ऑटोमेटिकली अपडेट फाइल्स मिलती जाएगी। तो इस तरह से फिर प्रोडक्शन कॉन्करेंटली हमारे पास चल रहा होता है। तो ये प्रोग्रामिंग की तरह ये पार्ट्स डिवाइड होता है, आपको करना पड़ता है। मीन्स जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए भी कोड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें तो और भी बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रही होती है। तो उसका फिर एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपके पास ओरिजिनल फाइल एज इट इज रहती है ना। यही चीज़ हम कैरेक्टर के साथ भी करते हैं कि भले कैरेक्टर आपका कंप्लीट नहीं भी है, अगर उसकी रिग बनी हुई है तो हम उसी पे काम कर देते हैं। समटाइम्स हम एक डमी कैरेक्टर रख के उस पर रिग लगा के एनिमेशन शुरू कर देते हैं, फिर ओरिजिनल जो मॉडलर होता है वो उस डमी रिग को जब तक बैठ के कंप्लीट करता रहे, एनिमेटर ने आधे सीन एनिमेशन भी कर चुका होता है। सिर्फ उसको पता है कि यार मुझे बोन्स को नहीं छेड़ना, रिग को नहीं छेड़ना, बाकी मॉडल जो है इटसेल्फ उसको जैसा चाहे आप करते थे, ठीक। तो हमने इसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे, दैट मीन्स कि कल को मैं ओरिजिनल को एडिट करूंगा, फाइल मेरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से क्रिएट रेफरेंस, और फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया, मैंने कैरेक्टर उठाया, इस कैरेक्टर का भी मैंने रेफरेंस यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारे पास ओए होए होए नहीं, ये खराब क्यों हो गया? इसको पता था हॉस्पिटल आना है, ऑपरेशन कराना है। मुझे पता खराब क्यों हो गया। मैंने कैरेक्टर ही गलत कॉपी किया था, ठीक है। एक तो आ गया ये ब्लैक, और दूसरा हमारे पास था एक और भी था ना, अभी हमने ओपन कौन सा किया था, माई कंटेनर। कॉपी either assumes characters and paste, ठीक। हमारा चले, एक हमारे पास ये कैरेक्टर था, अब इसको हमें एडजस्ट करना है, और अब यहाँ पे थोड़ा सही है। अब रेफरेंस क्रिएट करने के बाद पता नहीं क्यों थोड़ा खराब हो रहा था, लेट मी चेक विद दैट। अरे उसको मैंने सेव किया फाइल को, माहौल वाला, न्यू डोंट सेव, अगेन राइट क्लिक, क्रिएट रेफरेंस, यस रेफरेंस बनाओ, मुझे पहले तो दे दो अपना लोकेशन, ठीक है। लोकेशन हमारे पास आ गई, उसके बाद फाइल क्रिएट, सॉरी नॉट रेफरेंस एडिटर, फाइल क्रिएट रेफरेंस, और फिर मुझे सबसे पहले चाहिए फॉर एग्जांपल मेरा ये ब्लैक कैरेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये कैरेक्टर आ गया। अब ऑब्वियसली मैंने जो मॉडल बनाया था छोटा बनाया था, कैरेक्टर बहुत बड़ा है, तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो मैं कैरेक्टर को छोटा करूं या मॉडल को बड़ा कर दूं, ताकि दोनों की साइज एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग बनाने का एक इशू ये आता है। अब सबसे पहले समटाइम्स जो होता है ना, जब कैरेक्टर को छोटा करना होता है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स मेन कंट्रोल, जैसे जो नाम दिया होता है, ठीक है। एवरी कैरेक्टर हैज दिस एज अ मेन कंट्रोल कैरेक्टर। इसके पाँव में एक आपको प्लस साइन बड़ा नजर आएगा, हर किसी का सेम लुक शेप डिफरेंट हो सकता है। जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसको सुपर मूवर, सुपर कंट्रोल, मेन कंट्रोल, पावर कंट्रोलर करके उसका नाम दिया होगा। बेसिकली यूजिंग दिस कंट्रोलर वी आर एबल टू मूव द एंटायर कैरेक्टर, रोटेट द एंटायर कैरेक्टर, और एट द सर्टेन टाइम्स वी आर एबल टू स्केल इट डाउन, ताकि हम उसकी साइज को अपने सीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। बट स्केलिंग एक ऐसी चीज है जो कि अक्सर कैरेक्टर रिग के अंदर तबाही मचा देती है। तो इससे पहले कि हम उसको और आगे काम करें, सबसे पहले चेक करो अगर मुझे इसकी साइज एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो लोकेशन लाने का मकसद ये हुआ कि मुझे अभी पता चल गया कि यार इसकी साइज छोटी करनी है। स्केलिंग काफी हद तक रिगिंग में बहुत प्रॉब्लम करती है।
तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैंने पहले स्केल करके चेक किया कि यार जब इसकी साइज में छोटी करूंगा तो कहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक, तो इसकी साइज फिलहाल मैंने एडजस्ट की इस हिसाब से। आई थिंक मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर की साइज यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके कुछ कंट्रोल्स उठा के मूव करूंगा कि ये सही मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ताकि कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही। अक्सर होता है कि स्केलिंग करने के बाद कैरेक्टर्स के कंट्रोल जो हैं वो सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसकी आंख बेचारे की क्यों ऐसी हो गई है, नहीं कि गायब हो गई। एक मिनट। हाँ सही है, ठीक है। दोनों आंखें नजर आ रही है रेंडरिंग में। व्यू पोर्ट में समहाउ हमारे पास ब्लैक हो जाता है। तो ये अगेन व्यू पोर्ट का कुछ इशू है, ग्राफिक्स कार्ड का इशू है, बाकी सब ठीक है। तो ये हाथ भी काला हो गया फॉर वट एवर रीजन। इफ आई गो इनटू इट एंड रेंडर इट तो सीधे सी आंख भी नजर आ रही है और हाथ भी नजर आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम माया इटसेल्फ का ही एनवायरनमेंट के हिसाब से हो सकता है आपको नजर आए। ठीक है, फिलहाल चले हमने कहा ओकी डोकी। तो कैरेक्टर मेरा एडजस्ट हो गया। मैंने वापस 5 या 6 प्रेस कर लेते हैं ताकि टेक्सचर आए। मेरे हिसाब से साइज ओके है। अगेन रिमेंबर एवरी कैरेक्टर की जो है हमारे पास प्रेस 4 आपको एक प्लस साइन नजर आएगा। तो ये मेरा क्योंकि वो कैरेक्टर है जिसको मैंने उठाया, थोड़ा सा इसको हमने रोटेट करा दिया इस तरफ आंटी की तरफ, और चेयर को मैं थोड़ी सी आई विल से कि यार बाहर आ जाए। ठीक है, ताकि अब इसको मैं इसके ऊपर बिठा सकूं। तो पहले मैं मेन कंट्रोल से इसको एडजस्ट कर रहा हूं कि इस बंदा कहाँ पे होना चाहिए। ठीक, और फिर इसको बिठाने के लिए अब कंट्रोल्स आ जाते हैं। ठीक, बिफोर यू गो एंड स्टार्ट एनिमेटिंग ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द कंट्रोल्स। एक्सपेरिमेंट विद द कंट्रोल्स मीन्स कि हर कैरेक्टर के ऊपर आपको कंट्रोल्स नजर आएंगे। कीपिंग इन माइंड कि जब हम कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं तो यू हैव टू कंट्रोल एवरी बॉडी पार्ट इंडिविजुअली। हेड है तो हेड को अलग मूव करना है, हाथ है तो हाथ की हर फिंगर को अलग मूव करना है, रिस्ट है तो रिस्ट अलग मूव होगा, आर्म है तो आर्म अलग मूव होगा, एल्बो है तो एल्बो का अलग होगा, शोल्डर है तो शोल्डर का अलग होगा। इसी तरह से चेस्ट है तो चेस्ट का अलग होगा, स्पाइन है तो स्पाइन का कंट्रोल अलग होगा, हिप है तो हिप का अलग होगा, लेग है तो लेग का अलग होगा। ये तकरीबन हमारे पास कंट्रोल्स हैं, हर बॉडी पार्ट के इंडिविजुअली होते हैं। एवरी रिग के अंदर इस तरह होता है। हर रिग आपको सेम पैटर्न सेम मिलेगा, कंट्रोल्स की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे इसमें बॉल्स रखे हुए हिप के लिए इसने ट्राइंगल दे दिया, स्पाइन्स के लिए कहीं पे स्क्वायर दिया, कहीं पे सर्किल दिया। ठीक है, इसी तरह से फुट का नीचे कंट्रोल होगा इफ आई प्रेस 4 वो आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्री आ गई तो कंट्रोल मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने 4 प्रेस किया वायर फ्रेम में तो वही प्लस भी आ गया और नीचे पाँव का कंट्रोल भी आ गया। इफ आई सेलेक्ट दिस तो मेरे पास पाँव मूव हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 5 प्रेस किया। इफ आई गो इनटू रूट, अब ये रूट है मींस हिप एरिया पे, जब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो नेचुरली हिप एरिया पूरा मूव हो रहा है। ठीक, अब इसने 2 दिए, एक तो ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर एक और सर्किल। इसका मतलब ये कि इसने थोड़ी अकलमंदी से काम लिया है कि जब आप हिप मूव कर रहे हो तो हिप बेसिकली अपर बॉडी को होता है और हिप से नीचे लोअर बॉडी। तो हमारी जिस्म जो है बेसिकली 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये वैसे बायोलॉजिकली भी इसी तरह से हमारी बायोमैकेनिक्स से बॉडी की मूव होती है कि अपर बॉडी हमारी एक अलग आती है, लोअर बॉडी हमारी अलग होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं अगर बैठा हूं तो टांगे मेरी अलग है और फिर रूट जो हिप है, हिप एरिया से ऊपर वाली बॉडी है वो अलग कंट्रोल हो रही होती है। तो ये 2 जॉइंट्स हमारे पास समझो अपोजिट डायरेक्शन में। उस हिसाब से जब आपने लेग्स को मूव करोगे तो सिर्फ लेग आपकी मूव होगी। किधर गया भाई? ठीक है, लेग मूव हो रही है, अपर बॉडी इसकी मूव नहीं हो रही। ठीक है, और जब आप अपर बॉडी को सेलेक्ट करोगे तो आप पूरी अपर बॉडी मूव हो रही है, आपकी टांगे जो है वो वहीं की वहीं, पांव वहीं के वहीं पड़े। ठीक है, पांव फिक्स हो गए और पूरी बॉडी के हिसाब से उसने इंटेलिजेंटली नी को कंट्रोल दिया हुआ है ताकि नी उस हिसाब से कंट्रोल मूव हो, लेकिन लेग फीट आपके जो जमीन पे ही मौजूद है, कैरेक्टर आपका जो है उस हिसाब से मूव हो रहा है। तो ये अपर बॉडी का एक अलग सेटअप, नीचे लोअर 2 टांगों का अलग सेटअप हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। उसके बाद फिर इसने एक और कंट्रोल से जो इनर सर्किल दिया है वो सिर्फ और सिर्फ हिप जॉइंट्स को मूव कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे पास और एडवांस आया था कि समटाइम्स मे बी वी जस्ट वांट टू एडजस्ट द हिप रीजन। तो उस एरिया को फिर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उसने इसको हिप एरिया को अलग से कंट्रोल दिया हुआ है। तो जब हिप को मूव करोगे तो अब सिर्फ हिप की जॉइंट्स, इसी तरह से फिर स्पाइन को जब करोगे तो आपका सिर्फ स्पाइन रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब हिप नहीं मूव रहा, मतलब आपकी हिप वहीं पर है, अभी स्पाइन का कंट्रोल आ गया। इसी तरह से आपके पास अगर ये ऊपर वाला उठाऊं चेस्ट आ गया तो ये ऊपर से चेस्ट से बॉडी को मूव कर रहा है।
मीन्स ऊपर से बैठे अभी भी स्पाइन नहीं। तो इन अदर वर्ड सिर्फ वही रखो कि जिस तरह से आपकी बॉडी है, हर कंट्रोल मौजूद है कैरेक्टर्स को एनिमेट करने के लिए। जब हेड पे जाएंगे तो हेड का कंट्रोल उसने दिया हुआ है। अब कहीं पे हेड का कंट्रोल सर के ऊपर आ जाता है, कहीं पे सर से गिर जाता है, कहीं पे वो नेक के ऊपर आता है। हर कैरेक्टर का ये कंट्रोल जरूर होगा। उन्होंने कहाँ पे रखा है, किस शक्ल में रखा है, वो मुख्तलिफ है। तो जब आप एनिमेशन में जाओगे तो आपको पता ये चीज होनी यार, एवरी जॉइंट को एक कंट्रोल जरूर होगा। अब उस कंट्रोल की शक्ल कोई भी हो सकती है। तो ये शक्ल आ गई हमारे पास। हाथ पर आ जाते हैं। इफ आई कम इनटू फिंगर्स तो सी दिस, उसने हर फिंगर को अलग दिया हुआ है। ये फिंगर का उसने कंट्रोल पूरा हाथ का अलग बनाया हुआ है। इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसके साथ आपके पास प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे रोटेशन में गए तो डार्क ग्रे हो गया, मीन्स उसने रोटेशन लॉक की है। ट्रांसलेट भी उसने ग्रे कर दी, ट्रांसलेट भी लॉक है, स्केल भी लॉक है। मीन्स उंगलियों को क्योंकि टेक्निकली हम कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअली ना, तो उसको उसने मूव करने के लिए कंट्रोल ट्रांसलेट रोटेट पे काम नहीं किया। उसने कहा आप उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाओ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आने के बाद उसने कहा कि यार मैंने इसको कंट्रोल एट्रीब्यूट्स को यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको कंट्रोल करने का मकसद ये कि हर फिंगर की भी उसने हर जॉइंट को अलग किया है। आप उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करो, उसके नाम को मिडिल माउस से व्यू पोर्ट में लेफ्ट एंड राइट किया तो उंगली मूव हो रही है। ठीक, मिडिल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, इसी तरह से पिंकी तो आखिरी जॉइंट, और फिर थंब। ठीक, अब इंडेक्स की भी 3 बोन्स को उसने अलग अलग दिया। तो मींस एक इंडेक्स फिंगर उसकी 1 2 3 बोन्स तीनों को अलग दिया। तो अगर मुझे पूरी फिंगर का कर्ल इस तरह से करके दिखाना है तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और फिर कंट्रोल से इसको मैं मूव करूंगा तो मेरी फिंगर जो कर्ल होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। थोड़ा सा ये अगेन मुश्किल है समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन दैट। अब हर कैरेक्टर मैंने कहा अपना अपना सेटअप बना होता है। ठीक है, इसी तरह से एक फिंगर ये दी हुई है उसने, थंब का दिया हुआ है कंट्रोल अलग से। इंडेक्स स्प्ले मीन्स फिंगर को लेफ्ट राइट करने के लिए सीधा कर्ल नहीं करें, बस इसको मूव करें हम फिंगर्स को उस हिसाब से। तो बहरहाल ये एक कंट्रोल इसके हाथ के आगे, मीन्स थोड़ा सा फिंगर्स का कंट्रोल मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। मैं को दूसरी रिग दिखाते उसमें डिफरेंट तरीका है। फिर हाथ को मूव कराना है तो हाथ को मूव पूरी आर्म को, तो उसके एक्चुअली हम एनिमेशन में 2 तरीके यूज करते हैं। एक कहलाता है FK। ठीक है, FK का मतलब ये कि आप पूरे एक एक बोन को अलग से रोटेट करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके हाथ को सामने लाना है तो मैं हाथ को सामने लाने के लिए पहले एल्बो सेलेक्ट किया, उस हाथ को रोटेट किया, तो उसने सिर्फ एल्बो को उठा के यूं ले आया, इसको रोटेट किया। ठीक, फिर मैंने इसके शोल्डर को, फिर एल्बो को और फिर रिस्ट को। मीन्स अब हाथ को सामने लाने के लिए मुझे 3 दफा उसको रोटेट करके लाना पड़ा। ठीक है, ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं FK। FK मीन्स फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। फॉरवर्ड का मतलब ये कि आप पेरेंट को मूव करो, उसकी चाइल्ड हमारे पास मूव हो रही होती है। ये बात हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। इसी के साथ इसने यहाँ पे ऊपर FK और IK लिखा हुआ है। ठीक, इसने कहा कि यार आप अगर IK करना चाह रहे हो इनवर्स तो आप इनवर्स करो। मीन्स FK IK सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए 1 कर दिया। ठीक है, जो ही 1 किया तो ये दोनों इसके तीनों सर्कल्स गायब हो गए। अब इसी के हाथ के ऊपर एक और कंट्रोल आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा किसी न किसी शेप में। इस पर्टिकुलर के अंदर इस तरह के शेप में आ गया। जब W प्रेस किया तो अब W से होगा हाथ। अब जब आप हाथ को मूव करोगे तो डायरेक्टली वो बेसिकली मूव करके आप हाथ को कहीं भी रख दो और रिस्ट को रोटेट करके पोजीशन कर दो। दिस बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर समटाइम्स टू एनिमेट द कैरेक्टर। वाई? बिकॉज इंसान जो मेंटली काम करता है, इंसान भी इस इनवर्स किनेमैटिक्स के हिसाब से चलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्चुअली एल्बोस को और शोल्डर को कंट्रोल नहीं करते, हमारा माइंड हाथ को कंट्रोल करता है। हम हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से एल्बो, शोल्डर, कॉलर बोन ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। ठीक है, ये 3 जॉइंट्स में हमारे कॉलर बोन, शोल्डर और एल्बो ये खुद ही एडजस्ट होते हैं। हम हाथ को मूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम चाइल्ड को मूव करते हैं और चाइल्ड के जैसे हायरार्की में पेरेंट ऑटोमेटिकली उसका एडजस्ट हो रहा है। इसको हम कहते हैं इनवर्स किनेमैटिक्स। ये उल्टी कहानी है। फॉरवर्ड जब आप पेरेंट को रोटेट करो चाइल्ड रोटेट हुआ, फिर पेरेंट को रोटेट करो चाइल्ड रोटेट हुआ, फिर पेरेंट को रोटेट करो, उसमें आपको हर बोन को रोटेट करके करना पड़ेगा। कभी कभी ये एनिमेशन जरूरी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो। कहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इंसान इनवर्स चल रहा है तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है। तो जब आप कैरेक्टर्स उठाते हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज दैट कि वेदर इट इज़ इन IK और FK। तो इसके IK FK के लिए कि आपने कैरेक्टर नाम सेलेक्ट किया। अब ये FK का मतलब ये पहले एक रोटेट किया, फिर दूसरा रोटेट किया, फिर तीसरी रोटेट किया। समटाइम्स दिस इज गुड, समटाइम्स दिस इज नॉट गुड। तो इसको मैंने अंडू किया, IK FK सेलेक्ट किया, स्विच करके इसको मैंने 1 कर दिया। यार मुझे सिर्फ IK चाहिए। अब इससे ये होगा कि मुझे कैरेक्टर को मूव कराना, एनिमेट कराना, सिर्फ उसके हाथ को पकड़ा,
जिस पोजीशन में जाके रखना है मैंने उसको रख के एनिमेट करा दिया। ठीक, फिर इसको रीसेट करना है, राइट क्लिक किया, 0 किया, और ये चीज़ तीसरी, व्हेनेवर वी सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ रिग, हर रिग की दूसरी जो मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसको वापस डिफॉल्ट पे लेके जाने के लिए उसके वैल्यूज उसको सेलेक्ट करो, उसकी ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल उसको 0 टाइप करो, वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। तो अगर आपने गड़बड़ भी कर दी तो रिमेंबर कि हर अच्छी रिग की ये निशानी है कि वो उसको सेट कर देगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू विद दैट। तो फर्स्ट प्ले अराउंड विद एवरी रिग, रिग को समझो जरूर। रिग को समझ में आ गया मीन्स आपको उसको समझ में आ गया यार अच्छा किस चीज से क्या हो रहा है, कहीं पे फिंगर्स की प्रॉपर्टीज मूव हो रही हैं, कहीं पे हर फिंगर का अलग अलग कंट्रोल दिया होगा किसी रिग में। ठीक है, तो एज ए एनिमेटर व्हेन वी हैव द रिग तो वी हैव टू अंडरस्टैंड यार कौन सा कंट्रोल किस चीज को मूव कर रहा है। ठीक, और सिर्फ मूव पे नहीं जाओ। फॉर एग्जांपल मैं रोटेट पे गया, हो सकता है अब इसमें रोटेशन हो रही है, इस पर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रही है। ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट भी कर पा रहा हूं ऊपर से और मैं इसको रोटेट भी कर पा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे अब ये देखना है कि अच्छा जब रोटेशन हो रही है तो एक्चुअली वो सिर्फ रोटेट कर रहा है इसको, ये बैठा बैठा। ठीक है, बॉडी हिल रही है, पर जब ट्रांसलेट हो रहा है तो बेसिकली मैं ऊपर से पूरी बॉडी को हिला रहा हूँ। तो ये मोशन है। तो अब हमें फिर ये थोड़ा सा जब हम एनिमेशन में जाएंगे इन मोशन को समझना होता है कि यार ये चीज़ क्या हो रही है। तो कोई भी आप रिग उठाओ, जब उसके कैरेक्टर कंट्रोल के साथ आप खेलोगे सिर्फ इस पॉइंट से कि यार अच्छा किस चीज़ से क्या हो रहा है, इतना हमें पता है कि यार हर बॉडी ज्वाइंट का एक कंट्रोल जरूर होगा। तो कंट्रोल जरूर होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप में, कभी कभी हिडन हो जाते हैं लेयर्स में, कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं पे नहीं भी होते। तो हमें वो कंट्रोल सिर्फ समझने क्या रोके क्या हो रहा है। सर बॉडी को कंट्रोल हम खुद असाइन करते हैं। ये कंट्रोल वैसे खुद बनाते हैं, ये एक अलग से टीम होती है जिसको हम रिगर्स कहते हैं। दोज रिगर्स एक्चुअली क्रिएट दीज कंट्रोल्स। मॉडलर ने इस मॉडल को क्रिएट किया, फिर वो जाता है नेक्स्ट लेवल में रिगर के पास। रिगर इसकी बोन्स, जॉइंट्स, कंट्रोल्स ये सारा ऐड करता है। फिर ऐड करने के बाद ये जाता है एनिमेटर के पास, एनिमेटर इसको एनिमेट करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबे चौड़े फेज है फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के ना। सो जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं तो उसके भी बहुत सारे फेज हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग। तो एनालिसिस समटाइम्स कोई करता है, उसकी डिजाइन कोई करता है, कोडर अलग होता है, फिर टेस्टर अलग होता है। तो ये फेजेस हैं, इसके भी ये फेजेस होते हैं। तो माया में इटसेल्फ मैंने कहा बहुत टीम्स होती हैं। जैसे एक मूवी श्रेक है तो उसका आता है कि ओनली 200 पीपल डिड लाइटिंग। उन्होंने ना मॉडल किया, ना टेक्सचर किया, ना कलर किया, ना रिग किया, ना एनिमेट किया। उनके पास पूरा सीन इस तरह से आया, उनका काम था लाइट्स लगा के सीन को सुधार से ओरिजिनल करना बस। और ये प्रोफेशनल डिग्री मिलती है सिर्फ लाइटिंग में, प्रोफेशनल डिग्री बनती है सिर्फ एनिमेशन में। तो डोंट ट्राई कि यार आपको पूरा सॉफ्टवेयर आ जाए, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर 2000 लोगों को समझने के लिए। एक एनिमेशन जब बनती है तो उसमें बहुत बड़ी चीजें आ जाती हैं। हमारा काम है जितने इसके मेन पार्ट्स को हम फोकस कर सकें। तो मेरे जो था मॉडलिंग, टेक्सचरिंग पे मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, और फिर अभी हम एनिमेशन पे दे रहे हैं। रिगिंग, क्योंकि अब रिगिंग एक इतनी टिपिकल चीज है कि माया में उन्होंने बिल्ट इन दे दी है। ठीक है, अब उनके प्लगइन्स बनी हुई पड़ाई है, वो क्लिक करेंगे पूरा रिग बना के दे देते हैं। तो उस हिसाब से हम कह देंगे जब एक चीज बिल्ट इन है तो हम क्यों बनाए। हाँ, मॉडल्स बिल्ट इन नहीं हमें बनाने पड़ते हैं, एनिमेशन बिल्ट इन नहीं हमें करनी पड़ती। बाकी जो चीज है जैसे पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन का बेसिक क्यूब तो बना हुआ है, मैंने थोड़ी सी कोड लिख के दोबारा से पॉलीगॉन बनाऊंगा। जो चीज बिल्ट इन है हमने वो यूज करनी है। तो रिग भी बेसिकली बिल्ट इन अवेलेबल है हमारे पास, हम वो बिल्ट इन चीज यूज कर रहे हैं पर उसको समझ रहे हैं। कुछ बिल्ट इन हमने यूज की हुई है, कुछ इधर उधर से हमने उठाई हुई रिग्स वो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, चलें तो अभी वापस अपने सीन पर आ जाते हैं। इस बंदे को उठाया मैंने, इसको बैठा के रूट से, क्योंकि बैठाना है तो मुझे पता है कि किसी भी चीज को बैठाने के लिए मुझे पहले रूट उठाई, मैंने इस रूट को उठा के इस बंदे को यहाँ बैठा दिया। अब जब ये बैठेगा तो एक टांग को मैंने कहा दिस शुड बी समवेयर अराउंड हेयर। ठीक, और 5 इसका ये जो कंट्रोल था थोड़ा सा इसको रिलैक्स पोज में। अगेन अब ये सीट के कॉर्नर पे चला गया, तो अभी हमें इसको उठा के फॉर एग्जांपल सीट के इधर, और यार ये मुझे नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा 4, तो ये वाला कंट्रोल सेलेक्ट किया, इस पाँव को उठाया हमने, यूं करके बिठाया, ऊपर हो गया, इसको थोड़ा यूं किया। ठीक है, अब जब बेचारा बैठा हुआ है तो इसको थोड़ा सा रोटेशन हम आगे कर देंगे, इसको भी रोटेट आगे करा दिया। ये आंटी के पास इस तरह से इसको हमने कहा यार तो आप देखो। ठीक है, अब इसका हाथ है तो आईके के मोड के अंदर है, हाथ के कंट्रोल्स को मैंने किया सेलेक्ट W। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल उस तरफ चला गया क्योंकि मैंने इसकी रूट को नीचे किया था। आईके का युग है कि जब तक हाथ को हिलाया नहीं तो बॉडी है बंदी हुई है उसके साथ। तो मैंने इसके कंट्रोल को उठाया, इसको नीचे लेकर आए, मैंने कहा यार ये जो कंट्रोल था हाथ का फॉर एग्जांपल इसका नीचे की तरफ हो। ठीक है, बेचारा झुका हुआ है। ठीक, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ पोज, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पोज जिसमें कैरेक्टर जो है वो किसी सूरत में बैठा हुआ है और उसका जो हाथ है वो फॉर एग्जांपल उसकी कमर पे है।
दूसरा जो हाथ है वो हवा में था, इसको भी नीचे लेकर आ गया एंड वी एडजस्ट दिस। सो अब एनिमेशन में हमें जो बेसिक सेकंड चीज़ है वो इस पोज को समझना है कि हाउ डू वी एडजस्ट द पोज। ठीक है, तो फॉर नाउ मैंने इस पोज को यहाँ पे किया, मेरे हिसाब से कैरेक्टर अपनी एक पोजीशन में आ गया। ठीक, और इस दौरान कंट्रोल फाइल सेव सीन एज। ठीक, कैरेक्टर से बाहर गए, यहाँ पे या तो आप इधर ही रख दो, लेकिन क्योंकि इधर बहुत कचरा हो जाता है समटाइम्स तो हम लोग अलग से फोल्डर बना देते हैं। फॉर नाउ मैं इसको कह देता हूँ एक और फोल्डर बना के हॉस्पिटल जोक SEN सीन। ठीक, डबल क्लिक, और इस सीन के अंदर दिस इज माय शॉर्ट SEN सीन 1 शॉर्ट 1 सेव। ठीक, एक कैरेक्टर आ गया। फिर इसी में फाइल क्रिएट रेफरेंस, और फिर क्रिएट रेफरेंस करके कैरेक्टर्स में गए, माइक एंटीना उठाया, ठीक 4। अभी हमने एनिमेशन स्टार्ट की नहीं, पर ये आपको हर सीन के साथ करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, क्योंकि इसी के साथ फिर आपकी सीन कंपोजिशन होती है। ठीक, तो हमने अब दूसरा कैरेक्टर उठाया, दिस इज अगेन फ्रॉम द इंटरनेट। फर्स्ट थिंग मुझे इसके साथ भी करना है कि आई हैव टू स्केल इट डाउन। ठीक है, सो यूजुअली दीज कैरेक्टर्स वुड सूट द रिक्वायरमेंट वेरी वेल। मैंने इसको उठा के एडजस्ट कर दिया। फिर इसके मैं मेन कंट्रोल्स के अंदर गया, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली सेमी ऑटोमेटेड कस्टमाइजेबल हैं किसी हद तक। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वाला कैरेक्टर, तो इसको उठाया। इसके अगर मैंने मेन कंट्रोल, अगेन इसमें भी देखो प्लस का साइन ऐसे है, जो ये वाला कैरेक्टर था उसका प्लस का साइन थोड़ा डिफरेंट शेप का था, पर हर किसी के अंदर ये मेन कंट्रोल आपको जरूर मिलेगा। इस मेन कंट्रोल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास। तो ट्रांसलेट स्केलिंग मैंने यहीं से एडजस्ट की। फिर आ जाते हैं इसके नीचे नीचे नीचे, सबसे नीचे एक होगा जेंडर। जेंडर को मैंने कर दिया फीमेल, ताकि ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और फिर मैं इसको वापस कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं कि हेयर कलर फॉर एग्जांपल इसका ब्लैक हो, स्किन कलर इसकी फॉर एग्जांपल डार्क हो जाए, आईज कलर फॉर एग्जांपल ब्राउन ही ओके है, टेक्सचर्ड यस, ग्लासेस मुझे नहीं चाहिए, शर्ट इसकी फॉर एग्जांपल ड्रेस शर्ट हो, शर्ट का कलर ऑब्वियसली बाद में आप टेक्सचर वगैरह दे सकते हैं। फॉर नाउ आई वुड जस्ट से सॉरी ऑरेंज, नहीं ये तो टाई हो गया, शर्ट कलर टी शर्ट, ड्रेस शर्ट, स्लीव्स शॉर्ट स्लीव्स। ठीक है, शू कलर ब्राउन ज़रूरत नहीं है, पैंट्स ब्राउन हो येलो ज़रूरत नहीं है, शर्ट कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज कर दिया। इनफैक्ट हेयर स्टाइल बिजनेस, हाँ है, सॉरी सॉरी ऑरेंज। हेयर स्टाइल इसका बॉल्ड कर देंगे तो गंजा हो जाएगा। ये भी हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना हेयर स्टाइल को इसको देना चाह रहे हैं, बिजनेस कर देंगे तो बिजनेस ऑब्वियसली दिस इज सपोज टू बी अ फीमेल, तो लेट मी फाइंड अ पोनीटेल फॉर दिस गर्ल। तो हमारे पास पोनीटेल आ गई, आई थिंक दैट शुड गो फॉर फाइन विद दैट, and we can also have this kind of a haircut as well, right? In this case I will just go for a ponytail. Mustache obviously नहीं आएगी, brows eyebrows ऑन की हुई है ऑलरेडी हमने, बाकी चीज़ें ठीक है। अब इस ये जो रिग थी ये है टीना एंड रिग, इसमें जो सबसे ज़बरदस्त एक चीज़ दी हुई है वो है कस्टमाइज़ की, इस वक्त ऑफ है। अभी ये बेसिक कस्टमाइजेशन है, इसी के साथ मैं इसको 1 प्रेस कर दूं तो इसका एक और मॉडल आ जाएगा हमारे पास। ठीक, what this model will allow us to do is if I select the face, go into mesh, sculpting tools and sculpt tool उठाया मैंने, ठीक, और साइज ब्रश की हमने कर दी थोड़ी सी और बड़ी, एंड ओए होए 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 साइज कर दी हमने छोटी। ठीक है, 2 भी ज़्यादा हो गई, 1 कर दी, 1 भी ज़्यादा हो गई, 0.5 ब्रश का साइज एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, एंड दिस इज टू मच। ठीक, अब बेसिकली ब्रश की पहले साइज एडजस्ट की और फिर स्ट्रेंथ 5 थी, इस सीन के हिसाब से 5 बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने कह दिया लेट मी बी इट 1 एंड देन आई कैन से क्या मुझे इस कैरेक्टर को जो था थोड़ा सा आंटी को खुलाना है और इसको फिर हम बहुत ज़्यादा, वी कैन मेक इट अ बिग नेक, वी कैन हैव अ बिग आईब्रोज एंड यू कैन कस्टमाइज दिस कैरेक्टर वट एवर प्रेफरेबली यू वांट। ठीक है, तो आपका यस ये हो गया कहानी। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया और फिर अब मैं इसको क्या करूँगा, इसी में मैश में गए, सॉरी मैश टूल, स्कल्पटिंग, यहाँ पे एक स्मूथ का ऑप्शन है, मैंने स्मूथ पे क्लिक किया एंड आई विल ट्राई टू स्मूथ दिस आउट, थोड़ा सा अब इसको फजीलत से 1 किया और ठीक है, अब उस पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब किया फिर स्मूथ कर दिया, तो उसमें ये होगा
कि आपका चेहरा जो था बड़ा रैंडम सा आंटी का हमारे पास आ गया, राइट। तो नक बैठा है। थोड़ा नक के ठाया ना मैंने नक के ना नक नहीं सही है, ठीक है। तो अब सीरियस आपका चेहरा कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, ये चीज हमें करनी है, ओके। तो नाउ यूजिंग दिस माइक एंड टीना कैरेक्टर वी कैन कस्टमाइज इट इनटू व्हाटएवर कैरेक्टर वी वांट। फिर इसमें कलर अपना, टेक्सचर अपना, हेयर स्टाइल अपना, थोड़ी ज्वेलरी लगा दी, आपका कैरेक्टर अपना से लगा देगा, ठीक। सिमिलरली आई वुड ऑल्सो डू वन मोर थिंग बिकॉज दिस इज सपोज टू लुक लाइक ए जो काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसको थोड़ा सा और हम फैट कर देते हैं। स्कल्पटिंग टूल्स, दिस शुड गो फाइन। आई एम सॉरी, अच्छा स्कल्पटिंग टूल्स के लिए जरूरी है कि आप उसको सेलेक्ट करो कैरेक्टर जिसके ऊपर आपको स्कल्पटिंग करना है, फिर स्कल्पटिंग टूल्स अप्लाई किया। नाउ इफ आई कम, अच्छा इसमें फिर मैंने एक और चीज की हुई है, सिमेट्री, मिरर ऑप्शन ऑन किया हुआ है। मिरर से ये हो रहा है कि मेरे पास मिरर ऑप्शन आ रहा है एग्जैक्टली लाइक दिस। इसको उठा के हमने फॉर एग्जांपल 3 कर दिया एंड देन ओके 3 से 2 काफ़ी है ब्रश की साइज के हिसाब से। हम इसको थोड़ा सा और फैटी लुक दे देते हैं, दैट कैरेक्टर लुक्स टू फैट फॉर अस फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड बैक, ठीक है। एंड दिस गोज ऑलराइट, ये बात चले। उसके बाद फिर यूजली व्हाट आई डू इज गो इनटू मैश और फिर स्मूथ उठाया और फिर इसको हल्का सा स्मूथ कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम 50% कर देते हैं और फिर स्मूथिंग से ये होगा कि जो कैरेक्टर है आपका, चलेंगे थोड़ा सही लग रही है ना वापस, ठीक। ये चीज करने के बाद वापस में आ गया कस्टमाइज में, चैनल बॉक्स खोला, नीचे आके मैंने कस्टमाइज को जो ऑन किया होता उसको वापस ऑफ कर दिया, तो जो चेंजेस हमने की थी वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई। ये आपका कैरेक्टर आ गया था, ठीक। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इसके कंट्रोल्स थोड़ा सा वेरी क्विकली समझ लेते हैं कि यार हाउ वी एडजस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस। तो इसके अंदर भी वही IK/FK इसने भी दिया हुआ है। समटाइम्स ये IK/FK अलग से दिया होगा, समटाइम्स आपके जो मेन कैरेक्टर है, कुछ जब आप नेट से कोई उठा रहे होते हो तो आपको IK/FK नहीं मिल रहा, तो मेन कैरेक्टर उठाओ, इसके ऊपर लिखा होगा कहीं पे हैंड IK/FK, ठीक है। तो कहीं पे अलग जगह पे होता है, कहीं पे एक सिंपल सा बॉल या डॉट बना होगा हाथ की शक्ल में, वहां पे IK/FK होगा। तो आजकल मोस्टली जितने अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें अलग से दिया होता है कि यार मुझे इसको 1 करना है, इसको भी मुझे उठा के 1 करना है, ताकि मैं IK के हिसाब से इसको एनिमेट कर सकूं। फिर इफ आई सेलेक्ट द मेन कैरेक्टर, इसमें कुछ और चीजें हैं क्या? यस, इसमें सेकेंडरी विजिबिलिटीज ऑन है। सेकेंडरी मींस कि उसने एक्स्ट्रा कंट्रोल्स दिए हुए हाथ पे, जिसमें आप मिडल ऑफ द जॉइंट्स भी इसको मूव कर सकते हो, क्योंकि कार्टून जब बनते हैं तो उसमें बड़ी फनी शेप्स और कुछ भी बन जाता है ना। तो आप इसको कार्टून के लिए करना चाह रहे हो या नॉर्मल है, तो इसको फिलहाल मैं 0 कर दूंगा। उससे जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं वो सब गायब हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी इफ आई कम इनटू दिस, यू वुड फाइंड कि ऑल अदर कंट्रोल्स आर एग्जैक्टली देयर, शेप सिर्फ डिफरेंट है, बाकी हाथ का भी कंट्रोल मौजूद है, ठीक है। इसमें अगर मैं फिंगर्स में जाऊं तो अभी देखो इसने फिंगर्स का अलग से दिया हुआ है। इस फिंगर्स के अंदर इसने भी वही थंब को 1 2 3 4, इंडेक्स को 1 2 3 4, हर जॉइंट का अलग इसने नालायक ने दिया हुआ है। हमने कहा अच्छी बात है। फिर यहाँ पे थंब्स प्ले वगैरह रोल, इसमें एक चीज आई थिंक ये दी हुई है, थंब रोल, इंडेक्स रोल, ठीक है, जिसमें आप इंडेक्स को गोल गोल घुमा रहे हो फॉर वट एवर सेक। आई मीन ये होती तो नहीं है, इंडेक्स साइडवेज होती है, पर ये बहरहाल इसने रोल वगैरह भी दिया हुआ है। यू कैन गो विद दैट। इफ आई गो इनटू द फिंगर, ये आपका फिंगर का कंट्रोल आ जाएगा। हेड का रूट पे आ गए तो ये वही रूट की अपर बॉडी कंट्रोल करेगा। इसी तरह से इस रूट के अंदर भी उसने एक ये वाला दिया हुआ है लेफ्ट का, ये लेफ्ट लेग को कर रहा है, ये राइट लेग को कर रहा है, ठीक। इसमें अब बाकी कुछ कंट्रोल्स थे, फॉर एग्जांपल स्पाइन के, तो उसने स्पाइन को बैक से एरो दिया हुआ है, जिसमें आप स्पाइन को बैक से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसने कंट्रोल बैक पे एक एरो दे दिया। इसी तरह से सर्किल यहाँ पे भी मौजूद है। दिस इज अगेन फॉर ट्रांसलेट, जो सिर्फ स्पाइन को उठा के एडजस्ट कर रहा है, ओके। इसी तरह से चेस्ट का भी कंट्रोल मौजूद है, जो सिर्फ चेस्ट से कंट्रोल कर रहा है। सो पॉइंट वही कि इफ यू अंडरस्टैंड कि यार एवरी बॉडी पार्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर की शक्ल शायद लोकेशन इधर उधर हो जाए, पर वो कंट्रोलर जरूर मौजूद है। हमने कहा अच्छी बात। तो अब इस कैरेक्टर को उठाया मैंने मेन कंट्रोल से, अब मुझे इस पूरे कैरेक्टर को मूव करना है, पोजीशन करनी है। तो फर्स्ट टाइम जब हम पोजीशन करते हैं तो मेन कैरेक्टर उठाया, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, रोटेशन में गए, इसको रोटेट करा दिया W ऐसा, ठीक। और हमने कहा यार तुसी ऐसे आ जाओ, इसको पूरा हमने 90 डिग्री से रोटा देते हैं
ओप सॉरी -90, ठीक। W और इसको उठा के हमने चलें जी यहाँ पे। उसके बाद ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। व्हाट आई विल डू इज दिस कि इसकी स्पाइन को सेलेक्ट किया कि आंटी बैठी तो हुई है, पर रोटेशन में गए, थोड़ा सा ये रोटेशन इसकी ऊपर की तरफ ऐसे है, कुछ यूं। ये उससे मुखातिब है कि भाई तुमने जो है शादी नहीं करनी, शादी कर सकते हो पर कपड़े नहीं देने, राइट, कुछ ऐसा था। आप सॉरी कंट्रोल Z 5, अरे भाई हो जा सेलेक्ट की होया, एंड इसको बैठ के हमने सेंटर पे ले आए, ठीक। और इसी तरह से ये हाथ उठाया W, इसको उठा के हम आगे ले आएंगे। इस हाथ को उठाया, इसको हमने उठा के यहाँ ले आए। अब पिलो जो था मेरा मेरे हिसाब से छोटा था, इस पिलो को फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यूं, और कंट्रोल D करते हुए इसको उठा के हमने फॉर एक यूं तकिया दे दिया, ठीक है, ताकि लगे कि आंटी जो है वो किसी सपोर्ट के साथ बैठी हुई है ना, वैसे हरू-भरू ना हो कि हवा में कोई कैरेक्टर बैठा, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा सीन कंपोजिशन डन हो गई। 6 एंड इफ आई डू रेंडर, ठीक है, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट सीन का लुक आ गया। हमने कहा सेट, कंट्रोल 1 सेव किया और